अक्सर ये रिक्वेस्ट आती रहती है कि इस खास विषय पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर दीजिए। तो लीजिए, हाजिर है। आज की साहित्यिक चर्चा में हम एक बेहद ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्यक्रम का पहला अध्याय, बातचीत, जिसे महान लेखक बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। देखा जाए तो ये सिर्फ एक पाठ नहीं है, बल्कि इंसानी संचार और हमारे मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरने का एक शानदार जरिया है। चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत ही एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। जरा इमेजिन करके देखिए, अगर वाक शक्ति ना होती, यानी अगर हम इंसान बोल ही ना पाते, तो क्या होता? ये दुनिया कैसी होती? भट्ट जी ने इस निबंध में रॉबिन्सन क्रूसो का एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण दिया है। क्रूसो एक ऐसा इंसान था जो 16 साल तक, जी हाँ, पूरे 16 साल तक इंसानों से दूर एक सुनसान जगह पर बिल्कुल खामोशी में रहा था। सोचकर ये अजीब लगता है ना? इस उदाहरण से हमें समझ आता है कि हमारी आवाज और एक दूसरे से जुड़ने की हमारी क्षमता असल में कितनी ज्यादा जरूरी है। तो आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहने वाली है। सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट जी का एक संक्षिप्त परिचय, फिर हम जानेंगे कि वाक शक्ति ईश्वर का वरदान कैसे है, भाषण और बातचीत में क्या अंतर है, असली बातचीत के नियम क्या होते हैं, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन किसे कहते हैं, और अंत में सबसे अहम सर्वोत्तम बातचीत यानी आत्मा लाभ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, खंड 1, बालकृष्ण भट्ट का परिचय। वे हिंदी साहित्य के भारतेंदु काल के एक बेहद प्रमुख और प्रभावशाली लेखक रहे हैं। इनके जीवन के कुछ अहम पड़ावों पर गौर करें तो इनका जन्म 1844 में इलाहाबाद में हुआ था, लेकिन जो बात इनके करियर को सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है 1877 में शुरू की गई हिंदी प्रदीप पत्रिका। बड़ी बात यह है कि इन्होंने लगातार करीब 33 सालों तक पूरे समर्पण के साथ इस पत्रिका का संपादन किया। ये अपने आप में एक बहुत ही गजब की उपलब्धि है। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 1000 से भी ज्यादा। जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट जी ने 1000 से भी ज्यादा निबंध लिखे हैं, जो भट्ट निबंध माला में संकलित हैं। ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि साहित्य के प्रति उनका जुनून किस लेवल का था। और हाँ, इनका काम सिर्फ निबंधों तक ही सीमित नहीं था। उपन्यासों की बात करें तो रहस्य कथा, अजान एक सुजान जैसी रचनाएं और नाटकों में पद्मावती या सीता वनवास जैसी अनेक शानदार कृतियां साहित्य जगत को दी गई हैं। ये विविधता दिखाती है कि वे मानव स्वभाव के कितने पैने पारखी थे। आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, वाक शक्ति ईश्वर का वरदान। भट्ट जी का स्पष्ट मानना है कि इंसान को ईश्वर ने जितनी भी शक्तियां दी हैं, उनमें हमारी आवाज, हमारी वाक शक्ति सबसे अहम है। निबंध में बड़ी बेबाकी से कहा गया है कि वाक शक्ति के बिना मनुष्य लुंज-पुंज है। मतलब अगर इंसान बोल ना सके तो वो एक तरह से बिल्कुल बेबस और लकवाग्रस्त होकर रह जाएगा। ना तो मन के भाव दूसरों तक पहुंचेंगे और ना ही दूसरों का सुख दुख समझ में आएगा। मानव संस्कृति का जो इतना बड़ा विकास आज हम देखते हैं ना, उसका सबसे बड़ा आधार हमारी यही वाक शक्ति है। और इस बात को मशहूर विद्वान बेन जॉनसन का ये कथन एकदम परफेक्शन के साथ समझाता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब जब तक इंसान चुप है तब तक उसके गुण दोष छिपे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है उसका असली चरित्र और मानसिकता पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। बिल्कुल 100% की बात है। चलिए अब आते हैं खंड 3 पर, भाषण बनाम बातचीत। संचार के ये 2 अलग अलग रूप है। देखिए, दोनों ही अपने भावनाएं व्यक्त करने के तरीके हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। भाषण की शुरुआत बड़ी फॉर्मल होती है। उसमें जानबूझकर चुटीली बातों का इस्तेमाल होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तालियां बटोरी जा सकें, और ये सैकड़ों लोगों के सामने एक फिक्स टॉपिक पर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बातचीत बिल्कुल अनौपचारिक और रिलैक्स्ड होती है। इसमें तालियां बजवाने का कोई प्रेशर नहीं होता। ये बस 2-4 लोगों के बीच होती है और टॉपिक उम्र या पेशे के हिसाब से बड़ी नेचुरली बदलता रहता है। तो फिर खंड 4 पर आते हैं, असली बातचीत के नियम। आखिर वो कौन सी स्थिति है जहां इंसान अपना दिल सबसे बेझिझक होकर खोल पाता है? इसका जवाब हमें एडिसन के इस मशहूर कथन में मिलता है कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच ही संभव है। एडिसन का मानना था कि सच्ची घनिष्ठता और मन का असली बोझ केवल और केवल तभी हल्का होता है जब वहां ठीक 2 लोग मौजूद हों। क्योंकि जब 2 लोग होते हैं ना, तो वे पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपना दिल एक दूसरे के सामने रख देते हैं। इसे एक फनल या सीढ़ी की तरह समझते हैं कि कैसे लोगों की गिनती बढ़ने से बातचीत का स्तर धीरे धीरे गिरने लगता है। पहला कदम, सिर्फ 2 लोग।
यहाँ एकदम परफेक्ट इंटीमेसी और 100% सच्चाई है। दूसरा कदम, 3 लोग। भट्ट जी कहते हैं कि 3 लोगों की बातचीत अंगूठी में नग की तरह हो जाती है, मतलब बात का असली रस थोड़ा फीका पड़ने लगता है। और तीसरा कदम, 4 या उससे ज्यादा लोग। यहाँ पहुंचते पहुंचते तो बातचीत बस एक फॉर्मेलिटी या राम रमावल बनकर रह जाती है, फिर उसमें कोई गहराई नहीं बचती। अब चलते हैं खंड 5 की ओर, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, यानी बातचीत की यूरोपीय कला। यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बड़ी ही शानदार कला मानी जाती है, जिसमें लोग इतनी चतुराई और विनम्रता से बात करते हैं कि सुनने वाले को कोई ठेस नहीं पहुंचती, बल्कि उसे एक सुखद आनंद मिलता है। हमारे यहाँ होने वाले उन अहंकार भरे शास्त्रार्थ की तरह नहीं, जहां बात बात पर विवाद खड़े हो जाते हैं। ये आर्ट हमें सिखाती है कि बिना किसी को हर्ट किए प्रेम से कैसे बात की जाए। और अब हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। खंड 6, सर्वोत्तम बातचीत, आत्मलाभ। आत्मलाभ का सीधा सा मतलब है खुद से बातचीत करना। इसके लिए किसी खास समय, जगह या किसी दूसरे इंसान की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ये एक ऐसा स्टेट है जहां बाहरी शोर पूरी तरह शांत हो जाता है और इंसान अपने ही मन के अंदर एक नया और सुंदर संसार बना लेता है। तो आखिर इसके फायदे क्या हैं? सच पूछिए तो इसके फायदे कमाल के हैं। खुद से बात करने से जीभ पर कंट्रोल आ जाता है, मन शांत रहने लगता है, जिससे क्रोध जैसे भीतरी दुश्मन खुद ब खुद हार मान लेते हैं। इससे ऐसा गजब का मेंटल फोकस मिलता है जिसे जीवन का परम साध्य कहा गया है। बाहर बिल्कुल खामोश रहकर भी भीतर से दुनिया को कितना सुंदर बनाया जा सकता है, ये आत्मलाभ से ही पता चलता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या हमने सच में खुद से सच्ची बातचीत करना सीख लिया है? आज हम दुनिया भर से जुड़ने में तो माहिर हो गए हैं, लेकिन क्या कभी खुद के साथ सुकून से बैठकर आत्मलाप किया है? इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट जी का ये निबंध सिर्फ कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये सच में जीवन जीने की एक कला है। इस चर्चा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।